हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम इंटरनेट यूज करते हैं ना फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग, एचडी मूवी स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन क्लासेस, ये सब हमारी लाइफ का इतना नॉर्मल पार्ट बन गया है, राइट? ऐसा लगता है जैसे ये हमेशा से था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक सुपर फैसिनेटिंग ओरिजिन स्टोरी है, एक ऐसी जर्नी जो एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट से शुरू हुई और आज हमारे हाथों में पूरी दुनिया ले आई है। तो चलिए इसकी शुरुआत से इसे समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये इंटरनेट आया कहाँ से? और आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि इसकी कहानी कंप्यूटर से शुरू नहीं हुई थी। इसकी कहानी शुरू हुई थी कोल्ड वॉर के टाइम, जब दो ग्लोबल सुपर पावर्स अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे से आगे निकलने की रेस में लगे हुए थे। इंटरेस्टिंग है ना? लेट्स डाइव इन। ओके, तो ये है हमारा रोड मैप फॉर टुडे। हम शुरू करेंगे कि ये आइडिया पैदा कैसे हुआ, फिर हम आरपानेट के पहले कदम को देखेंगे, उसके बाद हम उसकी सुपर पावर्स यानी जो कोर टेक्नोलॉजीज हैं उनको समझेंगे, फिर देखेंगे इसका सफर मिलिट्री से यूनिवर्सिटी तक और कैसे वर्ल्ड वाइड वेब ने आकर पूरा गेम ही चेंज कर दिया, और आखिर में ये हमारे घरों तक कैसे पहुंचा, स्टेप बाय स्टेप पूरा एवोल्यूशन समझेंगे। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1950s और 60s में। उस टाइम यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें हथियारों से ज्यादा टेक्नोलॉजी की रेस इंपॉर्टेंट थी। कौन आगे निकलेगा, यही सबसे बड़ा सवाल था। इस रेस में 1957 में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च कर दी। इससे अमेरिका, इनफैक्ट पूरी दुनिया शॉक हो गई। अमेरिका को रियलाइज हुआ कि वो टेक्नोलॉजी में काफी पीछे रह गए हैं। इसकी इमीडिएट रिस्पॉन्स में 1958 में अमेरिका ने ARPA यानी एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी बनाई। इसका बस एक ही मिशन था, टेक्नोलॉजी में अमेरिका को सबसे आगे रखना, और यहीं से एक नए कम्युनिकेशन नेटवर्क का आइडिया पैदा हुआ। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, ARPA डू बॉडी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। पहले एक ऐसा कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसे बनाया जाए जो न्यूक्लियर अटैक जैसी सिचुएशन में भी सर्वाइव कर जाए। मतलब अगर नेटवर्क का एक हिस्सा डिस्ट्रॉय हो भी जाए तो बाकी हिस्सों से कम्युनिकेशन चलता रहे। दूसरा प्रॉब्लम, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जो इतने महंगे रिसर्च कंप्यूटर्स थे, उन्हें आपस में कनेक्ट कैसे किया जाए ताकि डेटा आसानी से शेयर हो सके और एक ही रिसर्च पर बार बार पैसा वेस्ट ना हो। इन दोनों प्रॉब्लम्स का सल्यूशन बनकर सामने आया ARPANET। और हाँ, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ये इंटरनेट के एवोल्यूशन का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल स्टेप था। और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इसकी शुरुआत कितनी सिंपल थी। साल 1969 में पहले ARPANET में सिर्फ जस्ट 4 यूनिवर्सिटी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा। सोचो, आज अरबों डिवाइसेस कनेक्टेड हैं और उसकी नींव सिर्फ 4 नोड्स या कंप्यूटर्स पर रखी गई थी। और ये हैं वो 4 पायनियर्स जिन्होंने हिस्ट्री बनाई। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस यानी UCLA, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, UC सेंटा बार्बरा और यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा। दुनिया का पहला नेटवर्क मैसेज इन्हीं 4 लोकेशंस के बीच ट्रैवल किया था। और अब आती है इसकी सबसे इंटरेस्टिंग कहानी। 29 अक्टूबर 1969 को UCLA से स्टैनफोर्ड को पहला मैसेज भेजा जा रहा था। प्लान था लॉगिन टाइप करने का, तो उन्होंने L टाइप किया, वो रिसीव हो गया। O टाइप किया, वो भी रिसीव हो गया। लेकिन जैसे ही G टाइप करने गए, पूरा सिस्टम क्रैश हो गया। पर यह क्रैश असल में एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। इसने पहली बार प्रूव कर दिया कि 2 दूर दराज रखे कंप्यूटर्स आपस में डेटा शेयर कर सकते हैं। एक रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी। तो ठीक है, नेटवर्क तो बन गया, लेकिन उसे ग्रो करने के लिए, उसे एक्सपैंड करने के लिए यूज कुछ सुपर पावर्स की जरूरत थी। ऐसी फाउंडेशनल टेक्नोलॉजीज जिनके बिना आज का इंटरनेट पॉसिबल ही नहीं होता। पहली सुपर पावर थी पैकेट स्विचिंग। पहले सर्किट स्विचिंग यूज होता था, जैसे पुराने फोन कॉल्स में होता था ना, कि एक डेडिकेटेड लाइन आपके लिए रिजर्व हो जाती थी। पर कंप्यूटर्स के लिए ये सिस्टम बिल्कुल इनएफिशिएंट था। पैकेट स्विचिंग में डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ दिया जाता है। ऐसे समझो कि आप एक पूरी बुक एक साथ नहीं भेज रहे, बल्कि उसे पेज बाय पेज अलग अलग एनवेलप्स में डालकर भेज रहे हो। हर एनवेलप अपना रास्ता खुद ढूंढ सकता है, और अगर कोई एक रास्ता ब्लॉक हो तो वो दूसरे रास्ते से चला जाएगा, और डेस्टिनेशन पर पहुंचकर सारे पेजेस वापस करेक्ट ऑर्डर में जुड़ जाते हैं। ये सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट और बहुत ही ज्यादा रिलायबल था। दूसरी सुपर पावर थी TCP/IP। इससे आप इंटरनेट का पोस्टल सर्विस सिस्टम समझ सकते हो। यहाँ 2 पार्ट्स हैं। TCP का काम है आपकी डेटा को आने और जाने पर पैकेट्स में तोड़ना और फिर उन्हें जोड़ना, और IP का काम है हर पैकेट पर एड्रेस लगाना ताकि वो बिल्कुल सही डेस्टिनेशन तक पहुंचे। ये प्रोटोकॉल डेवलप्ड बाय विंड सर्फ एंड बॉब खान आज भी हमारे इंटरनेट की बैकबोन है।
और फिर आया पहला किलर ऐप। किलर ऐप मतलब एक ऐसी एप्लीकेशन जिसने सब कुछ बदल दिया, और वो था ईमेल। 1972 में रे टॉमलिंसन ने इसे बनाया। ईमेल इसलिए किलर ऐप था क्योंकि इसने लोगों को नेटवर्क यूज करने का एक रियल पर्सनल रीजन दिया। अब नेटवर्क से फाइल्स ट्रांसफर करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए यूज हो रहा था। और फन फैक्ट, ये जो एड सिंबल हम यूज करते हैं, इसका इस्तेमाल उन्होंने ही शुरू किया था यूजर नेम और होस्ट नेम को अलग करने के लिए। ईमेल के आने से नेटवर्क अब सिर्फ एक मिलिट्री या रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं रहा। ये धीरे धीरे एक्सपैंड होने लगा और अब पूरी एकेडमिक कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही पावरफुल कम्युनिकेशन टूल बन गया था। ये एक्सपेंशन एक इम्पॉर्टेंट मोड़ पर पहुंचा। 1983 में आर्पानेट दो हिस्सों में बंट गया। एक था मिलनेट, जो प्योरली मिलिट्री यूज के लिए था, और दूसरा आर्पानेट रिसर्च के लिए। फिर 1986 में नेशनल साइंस फाउंडेशन ने एक नया, ज्यादा पावरफुल और फास्ट नेटवर्क बैकबोन बनाया, जिसका नाम था NSFNet। बाय 1990 ओरिजिनल आर्पानेट का काम पूरा हो चुका था, उसे ऑफिशियली बंद कर दिया गया, और अब इंटरनेट की जो मेन हाईवे थी वो NSFNet बन चुकी थी। अब तक इंटरनेट बहुत पावरफुल हो चुका था, लेकिन उसे इस्तेमाल करना अभी भी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। उसके लिए टेक्निकल नॉलेज चाहिए थी। इंटरनेट को एक यूजर फ्रेंडली चेहरे की जरूरत थी, और वही चेहरा बना वर्ल्ड वाइड वेब। साल 1990 में सर्न में टिम बर्नर्स-ली नाम के एक साइंटिस्ट ने 3 ऐसी चीजें इन्वेंट की जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। पहला, HTML, वो लैंग्वेज जिससे वेब पेजेस बनते हैं। दूसरा, URL, हर वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस। और तीसरा, HTTP, इन वेब पेजेस को नेटवर्क पर ट्रांसफर करने का प्रोटोकॉल। इन तीनों ने मिलकर वर्ल्ड वाइड वेब को जन्म दिया। और हाँ, एक कॉमन कंफ्यूजन हमेशा के लिए क्लियर कर लेते हैं। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब एक ही चीज नहीं है। इसे आसान भाषा में समझो। इंटरनेट पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ रोड्स, और वर्ल्ड वाइड वेब उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलने वाली चीजें हैं, जैसे उन सड़कों पर बनी बिल्डिंग्स, शॉप्स और घर, जिन्हें हम वेबसाइट्स कहते हैं। सो द वेब इज एन एप्लीकेशन दैट रन्स ऑन इंटरनेट। तो अब हम आते हैं इस कहानी के आखिरी स्टेप पर। इंटरनेट को गवर्नमेंट लैब्स से निकालकर आम लोगों के घरों तक कैसे पहुंचाया गया, और ये हुआ कमर्शलाइजेशन के जरिए। 90s में ये बदलाव बहुत तेजी से आया। 1991 में NSFNet ने कमर्शियल ट्रैफिक यानी प्राइवेट कंपनीज को अलाउ करना शुरू किया। 1995 तक प्राइवेटाइजेशन लगभग पूरा हो चुका था और NSFNet को बंद कर दिया गया। अब इसकी जगह ले ली थी प्राइवेट कंपनीज ने, जिन्हें आज हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स या ISPs कहते हैं, जैसे कि जियो, एयरटेल और बाकी सब। तो चलिए इस पूरी अमेजिंग जर्नी को एक बार आखिर में रिवाइज करते हैं। ये शुरू हुआ एक मिलिट्री प्रोजेक्ट ARPANET से, फिर ये इवॉल्व हुआ NSFNet के रूप में एक एकेडमिक रिसर्च टूल में। उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब ने इसे हम सब के लिए आसान और यूजर फ्रेंडली बनाया, और आखिर में ये एक ग्लोबल कमर्शियल नेटवर्क बन गया जो आज हम सब के हाथों में है। इंटरनेट ने पूरी दुनिया बदल दी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अब आगे क्या? What's next? क्या फ्यूचर में AI, ब्लॉकचेन या कोई नया इंटरस्पेस आएगा जो इससे भी आगे ले जाएगा? इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़ता हूँ, इस पर सोचना जरूर। थैंक यू। हेलो एवरीवन, सो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, डेटा कम्युनिकेशन। हैव यू एवर वंडर्ड कि आपका एक व्हाट्सएप मैसेज आपके दोस्त तक सेकंड्स में कैसे पहुंच जाता है? आज हम इसकी पूरी जर्नी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो ये है हमारा आज का सफर। विल स्टार्ट विद द बेसिक्स कि डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है, फिर उसके 5 सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स देखेंगे। विल देन लुक एट हाउ डेटा फ्लोज, उसकी स्पीड क्या होती है एंड हाउ इट चूजेस इट्स पाथ। फिर हम डेटा हाईवेज यानी मीडिया के बारे में बात करेंगे। एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द रूल्स ऑफ द रोड, प्रोटोकॉल्स। इट्स गonna बी फन। So, the first question is, what exactly is data communication? Well, it's actually very simple. जब भी कोई डेटा जैसे कि टेक्स्ट, इमेजेस या वीडियो 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बीच में शेयर होता है, उसी को हम डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। You can think of it like 2 people talking. बस यहाँ पे इंसानों की जगह डिवाइसेस हैं। और इसके लिए, a few things are essential. पहला, the devices must be able to send and receive data. दूसरा, they have to be connected either with a wire or wirelessly. And तीसरा, of course, उनके बीच कुछ डेटा शेयर हो रहा हो। Simple as that. ओके, नाउ दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। इस पे अक्सर एग्जाम में 5 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है, सो पे अटेंशन।
किसी भी कम्युनिकेशन के लिए, whether it's between people or devices, ये 5 चीजें absolutely जरूरी हैं. Let's look at these building blocks. First up, we have the sender. ये तो नाम से ही क्लियर है, राइट? The device that sends the message. जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा कंप्यूटर सेंडर है. It can be anything, your computer, mobile phone, even your smartwatch. और अगर मैं सेंडर हूं तो आप लोग क्या हुए? You're the receiver, क्योंकि आपका डिवाइस, चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या मोबाइल फोन, इस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है. So the device that receives a message is the receiver. Easy peasy. So we have a sender and a receiver. लेकिन वो भेज क्या रहे हैं? That's our third component, the message. This is the actual data or information. It could be a text message, a funny picture, an audio clip, or this very video. Essentially, it's the what of the communication. Alright, so the message is ready. But अब मैसेज खुद से तो उड़ के जाएगा नहीं, राइट? उसे एक रास्ता चाहिए, एक पाथ. और वही है हमारा फोर्थ कंपोनेंट, द ट्रांसमिशन मीडियम. दिस इज द फिजिकल पाथ थ्रू विच द मैसेज ट्रैवल्स. ये वायर्ड हो सकता है जैसे केबल्स या वायरलेस लाइक द एयर अराउंड अस. And finally, the fifth and perhaps the most crucial component, the protocol. Now, whenever you hear the word protocol, just think set of rules. It's like the grammar of a language. अगर मैं इंग्लिश बोल रहा हूं और आप फ्रेंच, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा. सिमिलरली, डिवाइसेस के लिए भी कॉमन रूल्स जरूरी हैं, so they can understand each other. HTTP, which you see in web addresses, is a very common example. So, now we know the 5 basic building blocks. Pretty straightforward, right? अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डेटा एक्चुअली मूव कैसे करता है. What's its direction and how do we measure its speed? डेटा फ्लो के ना 3 मोड्स होते हैं. फर्स्ट इज सिंप्लेक्स. थिंक ऑफ इट लाइक अ वन वे स्ट्रीट. डेटा सिर्फ एक डायरेक्शन में जाता है, जैसे आपके कीबोर्ड से सीपीयू तक. देन देयर इज हाफ डुप्लेक्स. ये वॉकी टॉकी जैसा है. यू कैन टॉक बोथ वेज बट वन एट अ टाइम. पहले एक बोलेगा, ओवर, फिर दूसरा. एंड फाइनली फुल डुप्लेक्स, विच इज लाइक अ मोबाइल फोन कॉल्स. दोनों लोग एक साथ बोल सकते हैं, मतलब डेटा दोनों डायरेक्शंस में सिमिल्टेनियसली फ्लो कर सकता है. Now, let's talk about speed and capacity. The first term here is bandwidth. The best way to understand bandwidth is to think of it as the width of a highway. जितनी चौड़ी रोड, उतनी ज़्यादा cars एक साथ जा सकती हैं, right? It's the same here. Higher the bandwidth, which we measure in hertz, the more data can travel at the same time. Okay, so if bandwidth is the width of the highway, then data transfer rate is the speed of the cars on that highway. It tells us how many bits, the smallest unit of data, are being transferred in 1 second. इसकी unit होती है bits per second, or BPS. So, to sum it up, more bandwidth means a bigger pipe for data, and a higher bit rate means the data is flowing faster through that pipe. Alright, so our data has speed now. But in a massive network like the internet, वो receiver तक का सही रास्ता कैसे ढूंढता है? It's a huge maze. Well, यहाँ पे काम आती हैं switching techniques. They act like the GPS for our data. There are mainly 2 types of switching. First, circuit switching. इसको समझने के लिए think of old landline phone calls. कॉल लगाने से पहले एक पूरा डेडिकेटेड पाथ, एक प्राइवेट रोड आपके और दूसरे पर्सन के बीच में बुक हो जाती थी. चाहे आप बात करें या ना करें, वो लाइन बिजी रहती थी. On the other hand, we have packet switching. This is what the modern internet uses. इसमें आपका पूरा मैसेज छोटे-छोटे टुकड़ों या पैकेट्स में ब्रेक हो जाता है और हर पैकेट अपना अलग रास्ता लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचता है. It's way more efficient and cheaper. That's why we can have millions of users online at the same time. So we've seen the components, the speed, and how the path is found. अब देखते हैं कि ये डेटा हाईवे, ये ट्रांसमिशन मीडियम एक्चुअली बना किस चीज से होता है. What are these physical paths? In guided or wired media, we have 3 main types. First, the twisted pair cable. You've probably seen this in old telephone lines or LAN networks. It's inexpensive but not great for long distances. Then we have the coaxial cable, जो आपकी cable TV connection में use होता है. It's better than twisted pair. And then the king of them all, optical fiber cable. ये light use करता है to transmit data. It's the fastest, has the highest bandwidth, but it's also expensive. Now for the unguided or wireless media. First, radio waves. These can travel long distances and even go through walls. Think of your FM radio. Then there are microwaves. Ye straight line mein travel karti hain and are used for things like satellite communication. And lastly, infrared waves. These are for short distances, jaise aapka TV remote or even Bluetooth. So let's come back to the rules of the road, protocols. Just imagine for a second, billions of devices online. Agar koi rules na ho, it would be complete chaos. That's exactly why protocols are so important.
They ensure that communication is successful, reliable, and orderly. ये कुछ कॉमन ट्रैफिक रूल्स हैं इंटरनेट के। HTTP is for browsing websites. FTP or File Transfer Protocol is for, well, transferring files. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, is used for sending emails. But the most important one is TCP/IP. This is the backbone of the entire internet. यही प्रोटोकॉल है जो इंश्योर करता है कि आपका डेटा पैकेट्स में टूटे, सही जगह पहुंचे और अगर कोई पैकेट रास्ते में खो जाए तो उसे दोबारा भेजा जाए। It's what makes the internet so robust. So till now we've understood the entire journey of a single message. अब चलिए देखते हैं कि इन्हीं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ने मिलकर उस टेक्नोलॉजी को कैसे इवॉल्व किया है जिसे हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, our mobile phones. So let's take a trip down memory lane. It all started with 1G in the 80s, जहां सिर्फ analog voice calls होते थे. Then came 2G in the 90s, which gave us digital signals and our beloved SMS. The real game changer was 3G, which brought mobile data into our hands, making internet browsing and video calls possible. 4G then supercharged the speeds, allowing us to stream HD movies without buffering. And now we have 5G, which offers ultra-fast speeds and is building the foundation for future tech like the Internet of Things and smart cities. What an evolution! Alright, so let's do a quick revision of everything we learned. हमारे मैसेज का सफर शुरू होता है 5 essential components से: sender, receiver, message, medium and protocols. फिर वो switching टेक्निक का यूज करके अपना बेस्ट रूट ढूंढता है, एक वायर्ड या वायरलेस मीडिया हाईवे पर ट्रैवल करता है and follows all the rules of the protocols to reach its destination safely. I hope it's all clear now. So I'll leave you with a thought. With billions of devices online, just think. How would they ever communicate without this beautiful system of rules and components? It's incredible, isn't it? That's all for today. Keep practicing and stay curious. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? आज हम कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसमिशन मीडिया, इसकी पूरी तोड़ फोड़ करने वाले हैं। इतना सिंपल तरीके से समझाऊंगी ना कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएंगे। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं। देखो, आज का प्लान बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये ट्रांसमिशन मीडिया होता क्या है। फिर इसके 2 मेन टाइप्स को डिटेल में देखेंगे। एक है गाइडेड, यानी जिसमें तार होती है, और दूसरा है अनगाइडेड, यानी वायरलेस। और एंड में एक जोरदार रिकैप करेंगे ताकि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। रेडी हो? लेट्स गो! तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि भाई ये ट्रांसमिशन मीडिया है क्या चीज? देखो, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझो। ट्रांसमिशन मीडिया एक रास्ता है, एक फिजिकल पाथ। मान लो एक सेंडर है और एक रिसीवर है। उनके बीच में डेटा जिस रास्ते या चैनल से ट्रैवल करता है ना, बस उसी को ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। बेसिकली आपके डेटा के लिए एक रोड है। सिंपल है ना? ओके, अब इसके 2 मेन टाइप्स होते हैं। एक तरफ है गाइडेड मीडिया, जिसको वायर्ड या बाउंडेड मीडिया भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, फिजिकल केबल्स यानी तारों का यूज होता है सिग्नल को गाइड करने के लिए, उसको रास्ता दिखाने के लिए। और दूसरी तरफ है अनगाइडेड मीडिया यानी वायरलेस। यहाँ कोई तार वार नहीं होती, डेटा हवा में वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो सिंपल फंडा है, एक में तार है, दूसरे में नहीं है। क्लियर? चलो अब इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। हम शुरुआत करेंगे गाइडेड मीडिया से। यहाँ हम 3 बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स के केबल्स के बारे में पढ़ेंगे जो डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज होती हैं। सबसे पहले आती है ट्विस्टेड पेयर केबल। ये सबसे कॉमन टाइप की केबल है। अरे ये तो सबने देखा ही होगा। आपके स्कूल की कंप्यूटर लैब में जो कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करती है ना, वो ग्रे या ब्लू कलर की केबल, वही है ये। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। ट्विस्टेड पेयर मतलब इसमें 2 इंसुलेटेड कॉपर वायर्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड यानी लिपटे हुए होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इनको ट्विस्ट क्यों करते हैं? ऐसे ही डिजाइन के लिए? नहीं, ये ट्विस्टिंग बहुत जरूरी है। ये बाहर के नॉइज और इंटरफेरेंस को, मतलब शोर शराबे को कम करती है ताकि डेटा सेफ रहे। ये सबसे सस्ती और कॉमन केबल है और इसका मेन यूज लोकल एरिया नेटवर्क्स यानी लैन्स में होता है। अब ट्विस्टेड पेयर केबल्स भी 2 तरह की आती हैं। एक है यूटीपी यानी अनशील्डेड। इसमें तारों के ऊपर कोई एक्स्ट्रा मेटल की कवरिंग नहीं होती। ये सस्ती होती है और टेलीफोन लाइंस में यूज होती है। दूसरी है एसटीपी यानी शील्डेड। इसमें एक एक्स्ट्रा मेटल की शील्ड होती है जो इसको नॉइज से बेहतर प्रोटेक्शन देती है। नेचुरली ये यूटीपी से थोड़ी महंगी होती है। तो बस इतना याद रखो, एस फॉर शील्डेड, एस फॉर सेफ्टी, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन।
चलो अब जल्दी से इसके प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि ये सस्ती है, इंस्टॉल करना आसान है और बहुत फ्लेक्सिबल है। पर इसका नुकसान ये है कि इसकी बैंडविड्थ कम होती है और ये लंबी दूरी के लिए अच्छी नहीं है। लंबी दूरी पे सिग्नल को बूस्ट करने के लिए रिपीटर्स नाम के डिवाइस लगाने पड़ते हैं। अब चलते हैं अपनी अगली केबल पे, कोएक्शियल केबल। अरे ये केबल तो पक्का सबने देखी है। आपके घर में जो DTH या केबल टीवी कनेक्शन के लिए मोटी सी काली केबल आती है ना, जो छतरी से नीचे सेटअप बॉक्स तक आती है, वही है ये। अब अगर इसको ट्विस्टेड पेयर से कंपेयर करें ना, तो कोएक्शियल केबल की परफॉर्मेंस और बैंडविड्थ दोनों बेहतर होती हैं। इसकी नॉइज प्रोटेक्शन भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये ट्विस्टेड पेयर से महंगी है और उतनी फ्लेक्सिबल भी नहीं है। और अब आते हैं गाइडेड मीडिया के सुपरस्टार पे, ऑप्टिकल फाइबर केबल। जब भी आप सुनते हो ना सुपर फास्ट फाइबर इंटरनेट कनेक्शंस के बारे में, जैसे जियो फाइबर या एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर, तो उसके पीछे यही टेक्नोलॉजी है। ये सबसे तेज और सबसे पावरफुल वायर्ड मीडियम है। और यहाँ देखो ये काम कैसे करती हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल में डेटा इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में नहीं, बल्कि लाइट के पल्सेस यानी रोशनी के फॉर्म में ट्रैवल करता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, लाइट के स्पीड से। इस केबल के अंदर कांच या प्लास्टिक के बहुत ही पतले धागे होते हैं, और क्योंकि डेटा लाइट के फॉर्म में है, इस पर किसी भी इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इंटरफेरेंस का कोई असर नहीं होता। इसीलिए इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है। इसके फायदे तो ज़बरदस्त हैं। सबसे ज़्यादा स्पीड, सबसे ज़्यादा बैंडविड्थ, बहुत सिक्योर ट्रांसमिशन और लंबी दूरी के लिए तो एकदम परफेक्ट है। लेकिन इसके दो बड़े नुकसान भी हैं। ये सबसे महंगी केबल है और इसको इंस्टॉल या रिपेयर करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट और ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, चलो अब तारों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और एंटर करते हैं अनगाइडेड मीडिया में। यहाँ कोई फिजिकल रास्ता नहीं है। यहाँ डेटा हवा में वेव्स पर सवार होकर ट्रैवल करता है। तो अनगाइडेड मीडिया में हम 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स डिस्कस करेंगे: माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, सैटेलाइट और इंफ्रारेड। चलो एक एक करके सबको देखते हैं। देखो, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन लंबी दूरी के लिए होती है और इसमें बड़े बड़े टावर्स का यूज होता है। इसमें एक ज़रूरी चीज़ है लाइन ऑफ साइट, मतलब सेंडर और रिसीवर टावर एक सीधी लाइन में होने चाहिए। बीच में कोई पहाड़ या बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए। टीवी ब्रॉडकास्टिंग और मोबाइल कम्युनिकेशन इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। हाँ, खराब मौसम से इस पे असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ है रेडियो वेव्स, जो हर डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं और दीवारों के आर पार भी चली जाती हैं। आपका FM रेडियो और वॉकी टॉकी इसी टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। नेक्स्ट है सैटेलाइट, जो बेसिकली माइक्रोवेव कम्युनिकेशन का ही एक स्पेशल केस है। यहाँ क्या होता है, सिग्नल जमीन से स्पेस में सैटेलाइट तक जाता है और फिर सैटेलाइट उसको वापस जमीन पर दूसरी लोकेशन पे भेज देता है। जब आप लाइव क्रिकेट मैच या लाइव न्यूज़ देखते हो ना, वो सैटेलाइट की वजह से ही पॉसिबल है। और आखिर में है इंफ्रारेड, जो बहुत ही छोटी दूरी के कम्युनिकेशन के लिए है। ये लाइट वेव्स यूज करता है जो दीवार के पार नहीं जा सकती। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके घर में ही है, आपका टीवी या AC का रिमोट। तो हमने सारे मेन टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया कवर कर ली हैं। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एकदम फटाफट रिवीजन करते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। ये फाइनल रिकैप एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान से सुनना। ये टेबल सब कुछ एक जगह पर परफेक्टली समराइज कर देता है। चलो उसको जल्दी से देख लेते हैं। ट्विस्टेड पेयर सस्ती और कॉमन लैंड/टेलीफोन के लिए, कोएक्शियल केबल ज़्यादा बैंडविड्थ केबल टीवी/ब्रॉडबैंड के लिए, ऑप्टिकल फाइबर लाइट की स्पीड हाई स्पीड इंटरनेट के लिए, फिर वायरलेस में माइक्रोवेव लाइन ऑफ साइट टावर्स के थ्रू, रेडियो वेव्स हर डायरेक्शन में FM रेडियो के लिए, सैटेलाइट स्पेस से रिले लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए, और इंफ्रारेड छोटी रेंज टीवी रिमोट्स के लिए। परफेक्ट रेफरेंस है ये। और ये है अल्टीमेट समरी, बिल्कुल सिंपल कीवर्ड्स में। गाइडेड यानी वायर्ड मीडिया के लिए याद रखो, ट्विस्टेड पेयर सबसे सस्ता, कोएक्शियल उससे बेटर, और ऑप्टिकल फाइबर सबसे फास्ट। और अनगाइडेड यानी वायरलेस के लिए माइक्रोवेव्स टावर्स, रेडियो वेव्स FM, सैटेलाइट स्पेस और इंफ्रारेड रिमोट्स। बस ये कीवर्ड्स याद रख लो, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो बस ट्रांसमिशन मीडिया का चैप्टर यहीं खत्म होता है। आई होप अब सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जाते जाते आपके लिए एक सवाल है, जितने भी मीडिया हमने डिस्कस किए हैं उनमें से आप अपनी डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा किसके साथ इंटरैक्ट करते हो? सोच के बताओ कमेंट्स में। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वाले में। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, नेटवर्क डिवाइसेस। ये वो चीज़ें हैं जिनके बिना इंटरनेट चल ही नहीं सकता। सोचो, अगर 2 कंप्यूटर्स को सिर्फ एक वायर से कनेक्ट कर दें तो क्या वो डेटा शेयर कर पाएंगे? ऐसा नहीं होता। डेटा को आना जाना, उसको आगे भेजना, इसके लिए स्पेशल हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है।
इन्हीं को हम नेटवर्क डिवाइसेस कहते हैं। तो चलो इसको आसान भाषा में समझते हैं। हमारी डेटा पैकेट की जर्नी शुरू होती है कंप्यूटर के अंदर से। अब डेटा को कंप्यूटर से बाहर नेटवर्क में निकालने के लिए एक दरवाज़ा चाहिए, राइट? ये दरवाज़ा है हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी NIC। ये एक सर्किट बोर्ड होता है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे लगा होता है और इसके बिना आप नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकते। हर निक कार्ड का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम मैक एड्रेस कहते हैं। ये उस डिवाइस का परमानेंट हार्डवेयर एड्रेस है, जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लो। ओके, अब डेटा कंप्यूटर से बाहर निकल गया, लेकिन इंटरनेट पे या से टेलीफोन लाइंस पर डेटा एक अलग भाषा में चलता है। इसको समझने के लिए एक ट्रांसलेटर चाहिए। यहाँ काम आता है मॉडेम। इसकी फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। कंप्यूटर समझता है डिजिटल सिग्नल्स 0 और 1 और टेलीफोन लाइन समझती हैं एनालॉग सिग्नल्स वेव्स। मॉडेम इन दोनों के बीच ट्रांसलेटर का काम करता है। जब डेटा भेजते हैं तो डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट होता है, इसे कहते हैं मॉड्यूलेशन। और जब डेटा रिसीव करते हैं तो एनालॉग से वापस डिजिटल में, इसे कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। सिंपल है ना, राइट? अब हमारा डेटा लोकल नेटवर्क जैसे कि स्कूल, लैब या ऑफिस में एंटर कर चुका है। यहाँ पर उसको एक से ज्यादा कंप्यूटर्स से डील करना पड़ सकता है। सबसे पहले मिलते हैं हब से। हब एक सिंपल डिवाइस है जो नेटवर्क के सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। हब एक डम डिवाइस है। अगर कंप्यूटर ए ने कंप्यूटर बी को मैसेज भेजा तो हब उस मैसेज को बी के अलावा सी, डी सबको भेज देगा। इससे नेटवर्क में फालतू का ट्रैफिक बढ़ जाता है और स्पीड कम हो जाती है। अब आते हैं हब के स्मार्ट भाई यानी स्विच पर। स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। ये हब की तरह ही कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, लेकिन ये स्मार्ट है। Now what's really interesting about this slide is the core difference. स्विच हर कनेक्टेड डिवाइस का मैक एड्रेस याद रखता है, इसलिए जब कोई डेटा आता है तो वो आंख बंद करके सबको नहीं भेजता, बल्कि सिर्फ उस स्पेसिफिक डिवाइस को भेजता है जिसके लिए वो डेटा है। ये हब और स्विच का डिफरेंस हर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन होता है। चलो, अब हमारा डेटा पैकेट लोकल नेटवर्क से निकलकर लंबे सफर पर जा रहा है। जब दूरी बढ़ती है तो सिग्नल वीक हो जाते हैं। ऐसे में रिपीटर काम आता है। जैसे मैराथन में रनर्स को एनर्जी ड्रिंक मिलता है, वैसे ही रिपीटर वीक सिग्नल को रिसीव करके उसको बूस्ट करके यानी रीजेनरेट करके आगे भेजता है ताकि डेटा दूर तक बिना लॉस के पहुंच सके। अब हम मिलते हैं इंटरनेट के ट्रैफिक पुलिस से यानी राउटर से। राउटर का काम सिर्फ डेटा को आगे भेजना नहीं है, बल्कि डेटा के लिए सबसे बेस्ट, सबसे फास्टेस्ट रास्ता ढूंढना है। जैसे गूगल मैप्स आपको ट्रैफिक से बचाकर सबसे तेज रास्ता बताता है, वैसे ही राउटर इंटरनेट के ट्रैफिक को एनालाइज करके डेटा पैकेट के लिए बेस्ट रूट डिसाइड करता है। ये आईपी एड्रेस का यूज करता है, जो कि नेटवर्क का एड्रेस होता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, स्विच मैक एड्रेस यूज करता है लोकल नेटवर्क में और राउटर आईपी एड्रेस यूज करता है अलग अलग नेटवर्क्स के बीच। कभी कभी हमारे डेटा को दो बिल्कुल अलग तरह के नेटवर्क्स के बीच ट्रैवल करना पड़ता है, जिनके रूल्स प्रोटोकॉल्स भी अलग होते हैं। ऐसे में काम आता है गेटवे। इसको आप एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर की तरह समझ सकते हैं। जैसे एक ट्रांसलेटर दो अलग भाषा बोलने वालों को बात करने में हेल्प करता है, वैसे ही गेटवे दो अलग अलग नेटवर्क आर्किटेक्चर्स को कम्युनिकेट करवाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रियल वर्ल्ड बात, आपके घर में जो वाईफाई डिवाइस लगा है, जिसे हम अक्सर राउटर कहते हैं, वो एक्चुअली एक सिंगल डिवाइस नहीं होता है। वो एक हाइब्रिड डिवाइस है जिसमें मॉडेम, राउटर और स्विच तीनों की फंक्शनैलिटी एक ही बॉक्स में होती है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स हाउ टेक्नोलॉजी इवॉल्व्स। चलिए अब एक फटाफट रिवीजन करते हैं और एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समराइज करते हैं। ये टेबल एग्जाम के लिए गोल्ड माइन है। इसमें हब, स्विच और राउटर का मेन डिफरेंस क्लियरली बताया गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। फंक्शन, इंटेलिजेंस और कौन सा एड्रेस यूज होता है, यही 3 की पॉइंट्स हैं। तो हमने देखा कि कैसे हर डिवाइस का एक स्पेसिफिक काम है। एक डेटा पैकेट अपनी जर्नी में इन सभी डिवाइसेस से मिलता हुआ अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। सब मिलकर ही इंटरनेट को पॉसिबल बनाते हैं। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। इनको रिवाइज जरूर करना। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। अच्छा, आप सब लोग इंटरनेट यूज करते हो? ऑफिस में, घर पे वाईफाई से कनेक्ट करते हो? कभी सोचा है कि ये सारे कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, आपका फोन आपस में जुड़ते कैसे हैं? इनका कनेक्शन का डिजाइन, इनका जो ब्लूप्रिंट होता है, उसे ही हम कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी।
तो आज हम कंप्यूटर नेटवर्क्स का ये सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक एकदम डिटेल में समझेंगे। रेडी? लेट्स गो। तो ये है आज का एजेंडा। हम पहले समझेंगे कि ये टोपोलॉजी चीज़ क्या है, फिर देखेंगे कि इसको चूज कैसे करते हैं, फिर सारे टाइप्स को एक एक करके स्टडी करेंगे और एंड में एक फटाफट रिवीजन। तो सबसे पहले नेटवर्क टोपोलॉजी है क्या? देखो, बिल्कुल सिंपल भाषा में, जैसे घर बनाने से पहले उसका एक मैप, एक ब्लूप्रिंट बनता है ना, बस वैसे ही एक कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने से पहले उसकी टोपोलॉजी डिसाइड होती है। ये एक मैप है कि सारे डिवाइसेस कैसे कैसे रखे जाएंगे और कनेक्ट होंगे। टेक्निकली बोले तो टोपोलॉजी हमें बताता है कि एक नेटवर्क में सारे नोड्स, मतलब आपके कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, सर्वर्स और उनको जोड़ने वाले कनेक्शंस, मतलब केबल्स का पैटर्न कैसा है। द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शंस। सिंपल। अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। यह अरेंजमेंट दो तरह का होता है, फिजिकल और लॉजिकल। फिजिकल टोपोलॉजी का मतलब है कि एक्चुअल में सच में तारें कैसे बिछी हुई हैं, आपको नेटवर्क दिखता कैसा है। और लॉजिकल टोपोलॉजी का मतलब है कि डेटा एक्चुअली ट्रैवल कैसे कर रहा है, डेटा का फ्लो कैसा है। हो सकता है फिजिकली सारे कंप्यूटर्स एक सेंट्रल बॉक्स से जुड़े हों जो कि स्टार जैसा दिखता है, लेकिन लॉजिकली डेटा गोल गोल घूम रहा हो, एक रिंग की तरह। इंटरेस्टिंग, राइट? ठीक है, अब इतने सारे ऑप्शंस हैं तो सवाल उठता है कि हम सही टोपोलॉजी चुनते कैसे हैं? कोई एक टोपोलॉजी बेस्ट नहीं होती, सब अपनी अपनी जगह सही हैं। सब डिपेंड करता है हमारी ज़रूरत पे, और इसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देखते हैं। ये हैं वो 3 मेन फैक्टर्स। पहला, कॉस्ट, मतलब पैसा, नेटवर्क सेटअप करने में कितना खर्चा आएगा। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कल को एक नया कंप्यूटर ऐड करना है तो कितना आसान होगा। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, रिलायबिलिटी, मतलब नेटवर्क कितना भरोसेमंद है। क्या एक केबल के टूटने से पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा? इन्हीं 3 चीज़ों के बेसिस पर हम डिसीजन लेते हैं। चलिए, अब इन्हीं फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए सबसे कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजीज को एक एक करके समझते हैं। रेडी हो जाओ। सबसे पहले आती है सबसे सिंपल, बस टोपोलॉजी। सोचो एक लंबी सड़क है और सारे घर उसी सड़क से जुड़े हुए हैं। यहां पर वो सड़क है एक सिंगल कॉमन केबल जिसे हम बैकबोन कहते हैं, और सारे डिवाइसेस उसी एक केबल से कनेक्ट होते हैं। बहुत पुराने नेटवर्क्स में ये काफी चलते थी। इसका फायदा, बहुत सस्ती है और इंस्टॉल करना आसान है क्योंकि केबल कम लगती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान, अगर वो मेन बैकबोन केबल, वो सड़क कहीं से भी टूट गई ना, तो पूरा का पूरा नेटवर्क बंद, गेम ओवर। नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजी। नाम से ही क्लियर है, इसमें सारे डिवाइसेस एक दूसरे से जुड़कर एक रिंग, एक सर्कल बनाते हैं और डेटा इसमें एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस, फिर तीसरे, ऐसे गोल गोल। इसका फायदा यह है कि डेटा के टकराने के यानी डेटा कोलिजन के चांसेस कम होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इसकी भी बस जैसी ही है। अगर इस सर्कल में, इस रिंग में एक भी कंप्यूटर या केबल खराब हो गया तो पूरा सर्कल टूट जाएगा और कम्युनिकेशन रुक जाएगा। अब आते हैं उस टोपोलॉजी पर जो आजकल सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट हर जगह यूज़ होती है, आपके घरों में, ऑफिसेज में, स्टार टोपोलॉजी। यहाँ क्या होता है, सारे कंप्यूटर्स एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट होते हैं जिसे हम हब या स्विच कहते हैं। सारा कम्युनिकेशन इस सेंट्रल पॉइंट के थ्रू होता है। इसके फायदे ही फायदे हैं। अगर एक कंप्यूटर की केबल खराब भी हो गई तो बाकी नेटवर्क पे कोई असर नहीं पड़ता, वो चलता रहता है। नया डिवाइस ऐड करना है, चुटकियों का काम है, और क्योंकि सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है तो गलती कहाँ है ये ढूंढना भी बहुत आसान हो जाता है। लेकिन इतने सारे एडवांटेजेस के बीच इसका एक बहुत बड़ा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। सोचो क्या हो सकता है? एग्जैक्टली, पूरा का पूरा नेटवर्क उस सेंट्रल हब या स्विच पर डिपेंडेंट है। अगर वही फेल हो गया तो सारे कंप्यूटर्स आपस में बात नहीं कर पाएंगे और पूरा नेटवर्क डाउन। ओके, अब चलते हैं सबसे पावरफुल, सबसे रोबस्ट टोपोलॉजी पर। इसका नाम है मैश टोपोलॉजी। इमेजिन करो, नेटवर्क में हर डिवाइस बाकी सभी डिवाइसेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है। एक पूरा जाल बन जाता है कनेक्शंस का। इसका सबसे बड़ा फायदा है अल्टीमेट रिलायबिलिटी। अगर एक रास्ता, एक कनेक्शन फेल हो भी जाए तो क्या हुआ, डेटा के पास बी, सी, डी, ई बहुत सारे दूसरे रास्ते हैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के। लेकिन इतने सारे कनेक्शंस का मतलब बहुत सारी केबल्स, बहुत सारे पोर्ट्स, यानी बहुत बहुत ज़्यादा कॉस्ट और कम्प्लेक्सिटी। और हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। केबल्स निकालने का फॉर्मूला है n-1 डिवाइडेड बाई 2, जहां n है नंबर ऑफ डिवाइसेस। तो सोचो, अगर सिर्फ 10 डिवाइसेस हैं तो आपको 45 केबल्स चाहिए होंगी। इसीलिए ये छोटे मोटे नेटवर्क्स के लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्री टोपोलॉजी।
इसको समझने का बेस्ट तरीका है कि ये स्टार और बस टोपोलॉजी का मिक्सचर है। इसको एक्सटेंडेड स्टार भी कहते हैं। मतलब आपने बहुत सारी स्टार टोपोलॉजीज लीं और उन सबको एक बस बैकबोन से कनेक्ट कर दिया। इसका स्ट्रक्चर एक पेड़ जैसा होता है, इसलिए ये बड़े नेटवर्क्स के लिए, जैसे यूनिवर्सिटी कैंपस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स को जोड़ना हो, वहाँ यूज़ होता है। एक्सपांड करना भी आसान है, लेकिन इसमें बस टोपोलॉजी की कमजोरी भी आ जाती है। अगर वो मेन बैकबोन केबल फेल हो गई तो पूरे के पूरे नेटवर्क सेगमेंट्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। और फाइनली आती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। जैसा कि हाइब्रिड नाम से ही पता चल रहा है, जब हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से दो या दो से ज़्यादा अलग अलग टोपोलॉजीज़ को मिक्स एंड मैच करके यूज़ करते हैं, उसे हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। सिंपल। इसका सबसे बड़ा फायदा है अल्टीमेट फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब आप बेस्ट फीचर्स को कंबाइन कर सकते हो। मान लो जहां रिलायबिलिटी ज़्यादा चाहिए वहां स्टार यूज़ कर ली, और जहां कॉस्ट बचानी है वहां बस यूज़ कर ली। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक कस्टम नेटवर्क डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये थी हमारी सारी मेन नेटवर्क टोपोलॉजीज। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए एंड करने से पहले एक सुपर क्विक रैपिड फायर रिवीजन कर लेते हैं। तो बस मतलब सिंगल बैकबोन, सस्ती पर लो रिलायबिलिटी। रिंग मतलब सर्कुलर लूप, इसकी भी रिलायबिलिटी कम। स्टार सबसे कॉमन, सेंट्रल हब, मीडियम कॉस्ट, मीडियम रिलायबिलिटी। मैश सबसे रिलायबल, फुल्ली कनेक्टेड पर सबसे महंगी। ट्री बस और स्टार का कॉम्बिनेशन, स्केलेबल। और हाइब्रिड मतलब किसी का भी मिक्सचर। हमेशा याद रखिए, कोई एक बेस्ट टोपोलॉजी नहीं है, चॉइस हमेशा आपकी जरूरत पर डिपेंड करती है। आई होप इस सेशन से आपको नेटवर्क टोपोलॉजीज का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू एंड कीप लर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? चलो, आज कंप्यूटर साइंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर वेब टेक्नोलॉजी को एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। ये चैप्टर ना सिर्फ आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये लिटरली हमारा फ्यूचर है। आप जो भी यूज़ करते हो ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई भी वेबसाइट, वो सब इसी टेक्नोलॉजी पर चलती है। बट कभी सोचा है कि जब आप ब्राउज़र में google.com टाइप करके एंटर मारते हो तो पर्दे के पीछे बिहाइंड द सीन्स एक्चुअली होता क्या है? एक वेबसाइट आपकी स्क्रीन तक आखिर आती कैसे है? चलिए इस पूरे मैजिक को आज स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। ओके, तो इस पूरे प्रोसेस को समझने से पहले हमें वेब की दुनिया के कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को जानना होगा। ये वो फंडामेंटल चीज़ें हैं जिनके बिना कोई वेबसाइट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। सबसे पहले आता है वेब पेज। सोचो ये क्या है? सिंपल, ये इंटरनेट पर एक सिंगल पेज या डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल आपकी बुक के एक पन्ने की तरह। ये डॉक्यूमेंट एक स्पेशल लैंग्वेज में लिखा जाता है जिसे हम कहते हैं HTML। और जब हम ऐसे बहुत सारे रिलेटेड पेजेस को जोड़ देते हैं तो बिल्कुल जैसे आपके बुक के सारे पन्ने मिलकर एक पूरी बुक बनती है, ठीक वैसे ही ये सारे वेब पेजेस मिलकर बन जाती है एक वेबसाइट। जैसे Amazon.in एक वेबसाइट है जिसके अंदर लाखों वेब पेजेस हैं, हर प्रोडक्ट का अपना अलग पेज। तो ये HTML आखिर है क्या? इसका फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। बेसिकली HTML वो फाउंडेशन है, वेबसाइट का ढांचा या स्केलेटन है जिसके ऊपर पूरी वेबसाइट खड़ी होती है। ओके, अब जब हमें पता है कि वेबसाइट क्या होती है, लेट्स सी कि इनके टाइप्स क्या होते हैं। हर वेबसाइट एक जैसी नहीं होती, राइट? इनके दो मेन फ्लेवर्स हैं, यू कुड से, स्टैटिक और डायनामिक। बच्चों, ये डिफरेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझो। देखो, स्टैटिक वेबसाइट एक प्रिंटेड न्यूज़पेपर जैसी है। उसका कंटेंट फिक्स्ड रहता है, बदलता नहीं। ये बनाने में काफ़ी आसान होती है। जबकि डायनामिक वेबसाइट एक लाइव न्यूज़ पोर्टल या आपकी फेसबुक फीड जैसी है, जो हमेशा अपडेट होती रहती है। जैसे ही आप कोई पोस्ट लाइक करते हो, लाइक काउंट तुरंत बढ़ जाता है। दैट इज़ डायनेमिज्म। ये वेबसाइट्स डेटाबेस यूज़ करती हैं और इनको बनाने के लिए प्रॉपर प्रोग्रामिंग स्किल्स चाहिए होती हैं। तो हमने वेबसाइट के टाइप्स तो देख लिए, लेकिन चाहे वो स्टैटिक हो या डायनामिक, आखिर ये वेब पेज आपके कंप्यूटर या फ़ोन तक पहुंचता कैसे है? इसके पीछे ना एक पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। इसे हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। यहाँ आपका वेब ब्राउज़र जैसे क्रोम एक क्लाइंट है। जब आप कुछ सर्च करते हो तो क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजता है एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर को, जिसे हम सर्वर कहते हैं। सर्वर इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, पेज ढूंढता है और रिस्पॉन्स में उसे आपके ब्राउज़र को वापस भेज देता है। बिल्कुल जैसे आप रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हो, आप क्लाइंट हो और किचन से खाना आता है, वो सर्वर है। सिंपल। अब ये कम्युनिकेशन हवा में नहीं होता है, इसके लिए कुछ रूल्स फॉलो होते हैं जिन्हें हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। बेसिकली ये इंटरनेट के ट्रैफिक रूल्स हैं।
सबसे पहले TCP/IP डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़कर आगे भेजता है। फिर आता है DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम, जो इंटरनेट की फ़ोन बुक है। ये google.com जैसे इंसानी नाम को कंप्यूटर के समझने लायक IP एड्रेस में बदलता है। और आखिर में HTTP उस एड्रेस तक डेटा को डिलीवर करता है। और हाँ, जहां आपको HTTPS लिखा दिखे, आगे S लगा हो, समझ लेना कि वो कनेक्शन एकदम सिक्योर और एन्क्रिप्टेड है। सिर्फ HTML से एक सिंपल स्टैटिक स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन एक वेबसाइट को इंटरैक्टिव और स्मार्ट बनाने के लिए, जैसे फॉर्म्स को वैलिडेट करना, पॉपअप्स दिखाना या कंटेंट को लाइव अपडेट करना, इसके लिए हमें स्क्रिप्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। बट ये स्क्रिप्टिंग होती कितने तरह की है? स्क्रिप्टिंग 2 तरह की होती है। पहली क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, जो आपके कंप्यूटर के ब्राउज़र में रन होती है। इसका काम पेज को इंटरैक्टिव बनाना है और ये काफ़ी फास्ट होती है। दूसरी है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, जो वेब सर्वर पर रन होती है। इसका काम है सारा हैवी लिफ्टिंग करना, जैसे डेटाबेस से कनेक्ट करना या यूज़र लॉगिन हैंडल करना। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग ज़्यादा सिक्योर होती है, क्योंकि इसका कोड यूज़र को यानी आपको कभी दिखता ही नहीं। और जब हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की बात करते हैं ना, तो एक ही नाम है, एक ही स्टार प्लेयर है इस गेम का, और वो है जावास्क्रिप्ट। आज की लगभग हर इंटरैक्टिव वेबसाइट जावास्क्रिप्ट यूज़ करती ही करती है। सबसे पहले एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं। स्टूडेंट्स अक्सर जावा और जावास्क्रिप्ट को एक ही समझ लेते हैं, बट ट्रस्ट मी, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। ये कोड इस बात को ब्रिलियंटली समझाता है। जावा इज टू जावास्क्रिप्ट एज कार इज टू कारपेट। नाम थोड़ा सिमिलर होने के अलावा इनमें कोई खास कनेक्शन नहीं है। तो इनका कोर डिफरेंस क्या है? देखो, जावा एक प्रॉपर कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इससे हम बड़े बड़े बैकएंड सिस्टम्स और एंड्रॉयड ऐप्स बनाते हैं, जबकि जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो स्पेशली वेब पेजेस को ब्राउज़र के अंदर डायनामिक और इंटरैक्टिव बनाने के लिए ही डिज़ाइन की गई है। तो हम जावास्क्रिप्ट को अपनी वेबसाइट में ऐड कैसे करते हैं? इसके 3 मेन तरीके हैं। पहला है एम्बेडिंग, जिसमें हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर सीधा HTML फाइल में ही कोड लिख देते हैं। दूसरा है इनलाइन, जिसमें हम किसी HTML टैग के अंदर ही, जैसे बटन के ऑन क्लिक पर, छोटा सा कोड लिखते हैं। और तीसरा है एक्सटर्नल, जिसमें हम एक अलग .js फाइल बनाकर उसे अपनी HTML फाइल से लिंक कर देते हैं। अपनी क्लास 12th में हम सबसे ज़्यादा एम्बेड मेथड ही यूज़ करते हैं। चलिए अब जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं, जो इस चैप्टर से अक्सर पूछे जाते हैं। इन पर अच्छे से ध्यान देना, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। ये 1 मार्क क्वेश्चंस में अक्सर पूछा जाता है। TCP/IP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट? और HTTP का हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेक श्योर यू रिमेंबर दीज फुल फॉर्म्स। नेक्स्ट, ये एक क्लासिक 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन है। स्टैटिक वर्सेस डायनामिक वेबसाइट। आपको कम से कम 3-4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस लिखने हैं। याद है? पहला पॉइंट कंटेंट, एक का फिक्स्ड, दूसरे का चेंजिंग। दूसरा डेटाबेस यूसेज। तीसरा डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्सिटी। और चौथा एक एग्जाम्पल दे देना। बस ये पॉइंट्स लिख देना जो हमने पहले डिस्कस किए थे। और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग ज़्यादा सिक्योर क्यों है? इसका सिंपल सा आंसर है कि सर्वर साइड कोड यूजर को कभी दिखता ही नहीं है। वो सर्वर पर एक लॉक्ड रूम की तरह सेफ रहता है और वही एग्जीक्यूट होता है, जबकि क्लाइंट साइड कोड आपके ब्राउजर में डाउनलोड हो जाता है, जिसे कोई भी ओपन करके देख सकता है। तो ये था वेब टेक्नोलॉजी का एक क्विक ओवरव्यू। आई होप इस एक्सप्लेनर से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अब क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। इस चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है कि प्रैक्टिसिंग द डिफरेंसेस, द फुल फॉर्म्स एंड द कोर कॉन्सेप्ट्स, यू विल डू ग्रेट। All the best!